हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फिलो मैथ पीएम। कैसे हैं बेटा आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सिमिलैरिटी। आप सभी को पता है कि वन शॉट सीरीज हमारी चल रही है और इसमें हम हर एक चैप्टर को डिटेल में कवर कर रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर अंदर। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो सिमिलैरिटी है और ये क्लास 10th आईसीएससी बच्चों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये कहने का मेरा दो तीन रीज़न है। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बेटा कि इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। यानी लगभग लगभग ये 8 से 9 नंबर आपका एग्जाम में कवर करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये पिछले साल के अगर आप ट्रेंड देखेंगे, और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो सिमिलैरिटी के क्वेश्चन आपको अलग चैप्टर्स में भी मिल जाते हैं। अलग चैप्टर्स कहने का मतलब है कि आपको सर्कल्स में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाता है, कभी कभी मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चन मिलता है, और ट्रिग्नोमेट्री में भी हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत इसका यूज कहीं कहीं दिख जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है और इजी भी है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि सिमिलरिटी होता क्या है बेटा। दिमाग अपना पूरी तरीके से कंसंट्रेशन यहीं पर रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वन शॉट सीरीज है और इसमें एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए भी दिमाग आपका इधर उधर जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये रिकॉल करने के लिए सीरीज है, यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली रिकॉल हो जाएंगे जो आपको खुद से करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप 1 डेढ़ घंटे यहाँ पर बैठेंगे, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करा दूंगा और इंपॉर्टेंट या पीवाईक्यूज जो भी हैं वो मैं आपको करा दूंगा, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और आपको पता चले कि आप कोई टर्म मिस कर रहे हो वो सीख जाओ। और अगर आपको सारी चीज़ें पता है, बस एक बार रिकॉल करना है, तो वो उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए, प्रैक्टिस साथ में करते चलिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलिए। सिर्फ बैठ के देखने से काम नहीं चलने। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब बेटा देखो, आप दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। सिमिलर बेसिकली इसमें लगा हुआ है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसा। हिंदी में इसको बोलते हैं समरूप, समरूपता बोला जाता है। तो सिमिलैरिटी का मतलब एक जैसा दिखने वाला फिगर। बेटा मैं आपके सामने दो फिगर बना रहा हूं, आप जल्दी से उस चीज को बताएंगे। एक सर्कल ये हो गई बेटा, एक सर्कल ये हो गई। आप मुझे ये दोनों सर्कल देख के बताएंगे क्या दोनों सर्कल एक जैसा दिख रहा है? सिंपल सी बात है सर, एक जैसा दिख रहा है। एक छोटा है एक बड़ा, लेकिन दिख तो एक ही जैसा रहा है ना। ऐसा तो नहीं रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर दिख रहा है, ऐसा नहीं है ना, एक जैसा ही दिख रहा है। तो बेटा ऐसे जितने भी फिगर आपको दिखेंगे तो एक जैसे दिख रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। साइज छोटी बड़ी हो सकती है, एक जैसे दिखेंगे तो वो सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, सिमिलर का सिंबल क्या होता है सर? सिमिलर को इस तरीके से, भैया सिमिलर को बेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक जिगजैग लाइन बनाई जाती है, मतलब अगर ये दोनों फिगर सिमिलर थे तो हम इनको ऐसे लिख सकते थे कि दिस स्मॉलर सर्कल इज सिमिलर टू दिस लार्जर सर्कल। क्लियर बात? सभी को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो बेटा जो हमारे सिलेबस में है वो हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें पूरी चीज पढ़नी है, सर्कल वगैरह या फिर रेक्टेंगल, ये सब चीजें नहीं पढ़नी होती। हमें केवल सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का मतलब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर कब होंगे, उनकी कौन कौन सी क्राइटेरिया होंगी, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीजें बेटा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मैं आपको एक कंडीशन लिखता हूं। टू ट्रायंगल्स आर दो ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर कब कहे जाते हैं? इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी तभी सिमिलर कहे जा सकते हैं जब पहला पॉइंट होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। पहली बात बेटा। दूसरी बात क्या होती है कि उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो।
थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब मैं क्या कह रहा था और इसका मतलब क्या है वो चीज मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ। एक ट्रायंगल बेटा आपके सामने ये रहा, इसको मैंने नाम दे दिया इसको मैंने नाम दे दिया ए टी। एक दूसरा ट्रायंगल मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, क्या दोनों की साइज सेम है? नहीं, ए बी सी वाला बड़ा है, पी क्यू आर वाला छोटा है। लेकिन क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? एग्जैक्टली तो दोनों ट्रायंगल तो लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। तो बेटा ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड तब हमें होता है कि अगर रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल हो जाए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए। इसी की उल्टी बात हम बोल सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सॉरी, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कहने की बात क्या है, इसको समझते कैसे हैं? देखो, अगर बेटा मैंने लिखा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब बेटा ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? पी क्यू। तो ए बी से जो पी क्यू का रेशियो होगा, बी सी सॉरी ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? पी आर। वही रेशियो बेटा ए सी और पी आर के बीच में होगा, और वही सेम रेशियो बी सी और क्यू आर के बीच में चलेगा। तो मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में सेम रेशियो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बेटा, जब आप ये सिमिलैरिटी का सिंबल लगा के ट्रायंगल्स लिखते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बन जाता है। आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था एक जैसा और एकदम इक्वल, यानी वो दो फिगर्स जो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लेते हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, यानी अगर मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, दोनों की सेम साइज सॉरी सेम शेप और साइज है, तो वो कॉन्ग्रुएंट बोल दिए जाते हैं। तो बेटा वैसे ही कॉन्सेप्ट सिमिलर में होता है। फर्क क्या होता है इसमें? इनमें एक जैसा दिखना चाहिए लेकिन इक्वालिटी जरूरी नहीं है। तो क्या इक्वल होगा तो सिमिलर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। यानी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे, हमेशा होंगे। लेकिन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे सिमिलर में कब क्या क्या रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो पहली बात तो उनका ऑर्डर बहुत ध्यान रखना होता है। कॉन्ग्रुएंसी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, वहां पर आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते थे, यहाँ पर ऑर्डर ध्यान रखना होता है। क्यों ध्यान रखना होता है कि सर अगर ए बी के सिमिलर, ए बी साइड के सिमिलर पी क्यू है तो इधर भी पी क्यू पहले होना चाहिए, बी सी के सिमिलर क्यू आर है तो इधर भी क्यू आर बाद में होना चाहिए, ए और सी तो इधर से पी और आर। यानी सिमिलर साइड्स का हमेशा रेशियो सेम तभी हम लिख पाएंगे जब इनको हम स्पेसिफिक एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखें। अगर आपने ऑर्डर गलत लिख दिया तो आपके लिए रेशियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात सर, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। बिल्कुल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। यानी एंगल्स का इक्वल होना तो कंपलसरी है, बिना उसके सिमिलर नहीं हो सकते दो फिगर। बात समझ में आ गई? तो ये सिमिलरिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि कब सिमिलर होंगे और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या हो सकता है। क्लियर बात हो गई? आगे बढ़ते हैं कि सर अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना हो तो क्राइटेरिया हमारे पास क्या क्या होती है? ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को प्रूव करने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं बेटा, उनको जल्दी से आप लोग देखेंगे। इनमें हमारे पास जो पहली क्राइटेरिया आ जाती है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है डबल ए, या इसी को एक और नाम से लिख दिया जाता है कि सर ट्रिपल ए। तो चाहे तो बेटा आप इसको डबल ए बोल लो, चाहे तो ट्रिपल ए बोल लो। मैं आपको समझाता हूं कि डबल ए या ट्रिपल ए क्यों बोला जाता है। मान लो बेटा मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए, अगर ये दो एंगल्स इसके इक्वल हो गए, ये 30 का मान लो, ये 70 का मान लो, इसको 70 डिग्री नाम दे दिया, इसको 30 डिग्री का एंगल दे दिया।
तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो प्यारे बच्चे आप बताएंगे क्या तीसरा एंगल नहीं इक्वल हो जाएगा? सिंपल सी बात है सर, दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो तीसरा तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। क्यों होगा भैया? सम ऑफ एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल्स में सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये तो 80 हो गया। इधर भी तो भैया वही होगा, 80 डिग्री ही तो होगा। यानी कभी भी डबल ए दिया गया है तो ट्रिपल ए भी वही चीज है, उसमें कुछ अलग से चीज नहीं लगानी होती। ठीक है, दूसरी क्राइटेरिया सर क्या हो जाएगी? दूसरी क्राइटेरिया होती है बेटा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो एसएएस है। हालांकि जितनी भी क्राइटेरिया आपने कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़ी हैं वो सारी क्राइटेरिया का इसमें एप्लीकेशन आ सकता है, सारी क्राइटेरिया को आप अप्लाई कर सकते हो। यानी सर हम ट्रिपल एस से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर हम डबल ए एस या ए एस ए से भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। दोनों में से कोई ले लो बेटा, दोनों से हो जाएगा। पांचवा आर एच एस से ऑब्वियसली कर सकते हैं। यानी सारी क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपकी बुक में वो डबल ए, सबसे ज्यादा 90% इसी से हो जाता है। अदरवाइज एस और ट्रिपल एस, इन्हीं क्राइटेरियाज पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी क्राइटेरिया से क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, इनसे भी हो जाता है, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों क्राइटेरिया से मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको इन्हीं तीनों पर फोकस करना है। अच्छा, एस का मतलब क्या हुआ? साइड एंगल साइड तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो of two corresponding sides and angles मत लिखिए, एंगल लिख लीजिए, एंगल बिटवीन देम। यानी कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए बेटा, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। एग्जांपल मैं आपके लिए यहां पर करा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे। ये वाला एंगल अगर मान लो मैंने आपको बता दिया कि सर ये 60 डिग्री का एंगल है, इधर भी बता दिया कि सर ये 60 डिग्री का एंगल है। यहां पर मैंने नाम लिखा ए बी और मैंने लिखा कि ये साइड इसके सिमिलर चल रही है, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर चल रही है। रेशियो हो सकता है इक्वल हो जाए, जरूरी नहीं बराबर ही हो सकता है कि सर रेशियो ही इक्वल हो। बताता हूं मैं आपको। मान लो ये साइड मैंने 3 लिखा, साइड 6 लिखा, इसको 5 लिखा, इसको 10 लिखा। तो आप मुझे बताएंगे अगर ये नाम दे दूं पी क्यू आर, बेटा अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें रेशियो किसका किसका इक्वल आ रहा है? सर ए बी का जो रेशियो है वो रेशियो पी आर के साथ कितना आएगा? 3/6। 3/6 का मतलब बेटा 1/2 आ रहा है। ए सी का रेशियो आप मुझे बताएंगे क्यू आर के साथ क्या आ रहा है? 5/10। सर इसका मतलब ये भी 1/2 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ गया और उनके बीच के एंगल भी इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से हो जाएंगे? एस क्राइटेरिया से हो जाएंगे। यानी अब मैं क्या लिख सकता था कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बेटा सिमिलर है किस ट्रायंगल के? कौन से ट्रायंगल के सिमिलर? जल्दी बताएंगे। यहां से ए बी लिया तो यहां से क्या लिया? पी आर। यहां से बेटा बी सी लिया तो यहां से क्या लिया हुआ है? अब बी सी देख लीजिए अनइक्वल साइड है, तो पी क्यू है ना, तो आप इसको आर पी लिख लो पहले, आर पी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपने यहां पर एंगल ए लिया, एंगल ए 60 था, तो उधर भी एंगल आर लेना पड़ेगा, वो 60, तो ए के साथ आर चल रहा है। फिर इधर से देखो ए पी है, तो आपको क्या लेना है? पी आर, क्योंकि ए पी से जो सॉरी ए बी से जो रेशियो पी आर का है 1:2 का है। इधर से जब आपने बेटा बी सी लिया तो इधर से आपको पी क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि बी सी और पी क्यू अनइक्वल दिया गया, मतलब जो दिया नहीं गया, जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इधर से ए सी है तो इधर से आपको आर क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ए सी है 5 और आर क्यू है 10, तो यहां से भी रेशियो आपको 1:2 का मिल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि हमारे पास क्राइटेरिया सर डबल ए होती है, ट्रिपल एस होती है, एस होती है, सारी क्राइटेरियाज होती हैं।
ट्रिपल एस का मतलब भी बेटा होता है कि रेशियो ऑफ थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर 1/2 आ रहा था, अगर मैं इसको लिख देता 4/8, तो यहां से भी 1/2 आ जाता और ये 60 वाले एंगल को हटा देता मान लो, तो भी क्या हो जाता है, सिमिलर होता, बिल्कुल सिमिलर हो जाता। ठीक है, तब किस क्राइटेरिया से होता, ट्रिपल एस से होता। तो ये सारे क्राइटेरियाज थी बेटा, इनकी हेल्प से हम लोग सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब आइए क्वेश्चंस पे। अब मैं ले चलता हूं आपको क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है बोर्ड पर बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपको दिया गया है एक फिगर जिसमें सी ए पैरेलल है बी डी के, ये वाली लाइन, ये सी ए वाली लाइन बी डी के पैरेलल है। ठीक है, अगर बेटा सी ए बी डी के पैरेलल हुआ, ए सी की वैल्यू 6 दिया है, मैं मार्किंग करते चलता हूं आपके साथ साथ। ए सी की वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, और क्या दिया गया है, ए ई की वैल्यू 3 दिया है बेटा, ये वाली साइड 3 दी गई है, ई बी 4 दिया गया है, इसको 4 रखा है मान लो हमने, ई डी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। सभी को क्वेश्चंस क्लियरली विजिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक है, आपको सीई और बीडी की वैल्यू निकालनी है, सीई निकालना है और बेटा ये बीडी निकालना है। ठीक है, चलो समझते हैं इनको कैसे निकालेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान से समझते हैं बच्चे। अब मुझे ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे प्रूफ करेंगे वो कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। तो बेटा क्या लिखेंगे, बड़ा हो रहा है। हाँ, अब आ जाइए, हमने दो ट्रायंगल लेना है। जो दो ट्रायंगल आप लेंगे उनको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल सर हमने लिया हुआ है ए सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, एंड ट्रायंगल पी ई डी ले लीजिए, क्योंकि दो ही ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं तो आपने ट्रायंगल चूज करने में कोई दिक्कत नहीं करनी है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर ध्यान से हम समझेंगे बेटा, एक एंगल वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहा होगा आपको, ये वाला, यानी एंगल ए एंगल ए ई सी किसके बराबर है बच्चों, एंगल बी ई डी के बराबर। रीजन आपको देना पड़ेगा, सर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा बच्चे क्या होगा, ये वाला एंगल क्या इसके बराबर हो जाएगा, क्या क्राइटेरिया, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, कौन सा एंगल हुआ, ऑल्टरनेट एंगल, यानी हम लिख सकते हैं सर कि एंगल ए सी इसके बराबर हो गया एंगल बी डी ई के बराबर। बहुत अच्छे, रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हमें दो एंगल्स इक्वल मिल गए तो हमने क्राइटेरिया पढ़ी है ना कि जैसे ही दो एंगल्स इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल पहला वाला तो आप एज इट इज लिख लिया करिए, दूसरा वाला लिखते वक्त ऑर्डर का ध्यान रखा करिए कि ए सी ई किसके सिमिलर था, बेटा ये एंगल ए किसके बराबर जाता, बी के बराबर, तो यहाँ पर बी पहले लिखिए। एंगल सी किसके बराबर चल रहा है, डी वाले के बराबर, यहाँ पर डी लिखिए। फिर तीसरा क्या बचा, ई। तो ट्रायंगल ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई। जैसे ही आपने दोनों को सिमिलर लिखा तो बेटा अब आप बताएंगे कि हम लोगों ने सिमिलैरिटी के बाद क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर अगर इधर से ए सी लें उधर से बी डी लेना पड़ेगा, इधर से अगर ए ई ले लेते हैं तो उधर से बी ई लेना पड़ेगा, और तीसरी चीज अगर इधर से हमने सी ई ले लिया तो वहां से क्या लेंगे बच्चे, डी ई लेना पड़ेगा। कितनी बात क्लियर है? अब इसमें कैसे रखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट आप देख लीजिए बेटा, आपको सीई चाहिए तो सीई से रिलेटेड वाली एक रेशियो ले लीजिए, और एक रेशियो जिसमें दोनों चीजें पता हो। दोनों चीजें का मतलब क्या आपको एसी पता है, क्या आपको बीडी पता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सब लिख लिया करिए। हालांकि क्वेश्चन में दिया गया है तो मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं, लेकिन आप स्टार्टिंग में लिखा करिए। एसी की वैल्यू 6 है, बीडी दिया गया है, ए दिया गया है, ए की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, बी की वैल्यू पता है, ये पता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं AC और AD का कॉन्सेप्ट लिखने, BD का लिखने जाता तो 6/BD
इक्वल्स टू ए ई मतलब 3 हो गया बच्चे, पी ई का मतलब हुआ, ये साइड चले जाओ 4 हो गया, सी ई की वैल्यू ले लीजिए, सी ई ये यहां से यहां तक नहीं पता है तो एज इट इज लिखा रहने दो, अपॉन में फिर आपका डी बचा और डी की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी 8। तो पहले हम दो रेशियोज लेंगे बेटा, पहले दो कौन कौन से रेशियोज लेंगे उनको समझिए। पहले दो रेशियोज अगर हम लोग ले लें, 3/4 किसके बराबर है, 3/8 के बराबर, यानी बेटा यहां से 4 2 8 हो गया, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा कि सर सी की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर। दूसरा 6/BD किसके बराबर है बेटा, 3/4, तो 3 से 2 टाइम्स, यानी सर जो BD की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 2 8 से। अब जल्दी से आप देखिए क्वेश्चन को, कोई डाउट तो नहीं लग रहा है आपको, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, हमने क्या किया हुआ है, किस तरीके से इनकी सॉल्विंग हुई है, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट तो हर एक क्वेश्चन में आपको लगाना ही है, आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या हम यूज कर सकते हैं और इनको कैसे प्रूविंग वगैरह की जाएगी। आपसे बेटा यहाँ पर BD पूछा गया है, आप क्वेश्चन देखेंगे BD अगर पूछा गया तो इनसे रिलेटेड साइड्स आपको पकड़नी पड़ेंगी, BD ये वाला, इससे रिलेटेड एक ट्रायंगल आपको चूज करना पड़ेगा। फिर AD दिया गया है, मतलब ये दिया गया है छोटा वाला, AC दिया गया है बेटा, AC का मतलब ये वाला, और क्या दिया गया है, ACBCD ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर दिया गया है, यानी बेटा ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल हमें लेना ही पड़ेगा। तुम कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, छोटा कर दे, नहीं ठीक है, ट्रायंगल अगर हम एक ADC ले लें एंड एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे बेटा ABC, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझें, क्लियर है ना, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बेटा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझें तो एक एंगल आपको ऑटोमेटिकली इक्वल दिया गया है, कौन सा एंगल, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल, ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल दिए गए हैं, और दूसरा एंगल A, ये वाला एंगल बेटा दोनों ही ट्रायंगल में आ जाएगा, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, यानी हम लिख सकते हैं कि सर एंगल A इक्वल्स टू एंगल A जो है ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है, दोनों में आ रहा है, ये क्या है बच्चे, ये गिवन है, ये पहले से ही आपको इंफॉर्मेशन दी गई। तो अगर इतनी चीजें हमारे पास हैं तो हम आराम से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं, यानी छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC इसके सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के। अब बड़ा वाला लेते वक्त कैसे ध्यान में रखेंगे, छोटे वाले का एंगल A बड़े वाले के एंगल C के बराबर है, मतलब यहाँ बेटा C लिखिएगा, फिर इसका D, अच्छा नहीं उल्टा बोल दिया, बड़े वाले का A और छोटे वाले का A दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पर भी A लिखना पड़ेगा। ये D वाला एंगल छोटे वाले का बड़े के C के बराबर है, तो यहाँ C लिखिएगा बेटा। फिर आपके पास कौन सी साइड बची, B, तो ACB के सिमिलर हो गया। कौन सी क्राइटेरिया हमने लगाई, हमने सर लगाई क्राइटेरिया डबल A की। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं लिख सकता हूं, हमें चाहिए क्या, BD, तो मैं ये लिख सकता हूं सर AD अपॉन AC, क्योंकि अगर यहां से AD लेंगे तो यहां से AC लेना पड़ेगा, ठीक है। और चाहिए आपको BD, BD का मतलब मान लो, चलो कुछ भी निकाल, AC निकालेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं, DC रखो, DC नहीं दिया गया है, AC दिया गया है, AC अपॉन AB, यही रेशियोज मिला। क्या किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इस चीज में, जो जो चीजें हमारे पास हैं उनका यूज भी हम यहाँ पर कर लेंगे बेटा। AC इंटू AC करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, AC स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। AC स्क्वायर यहाँ से, अच्छा एक और साइड है वो भी लिख लो पहले, इसके बाद आप निकालने जाइए। तीसरी साइड कौन सी बची, AD हो गया, AC हो गया, सारी चीजें हो गई, और कौन सा हुआ, DC,
अपॉन सी। सिमिलैरिटी से हम ये लिख सकते थे, लेकिन बेटा मैंने इसको क्यों नहीं लिखा था, उसका एक स्पेसिफिक रीजन ये है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें, ना तो हमें डीसी या सीबी में कुछ दिया गया है और ना तो हमसे पूछा है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर थी नहीं, इसलिए मैंने पहले इसको नहीं लिखा था। हमें इन दोनों की जरूरत थी। एडी की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, पहले से दी गई है, सॉरी, एडी की वैल्यू 3 है, एसी की वैल्यू बच्चे 8 है, फिर इधर भी एसी 8 है, और ए बी की वैल्यू आपके पास ए बी ए नहीं है, ए बी नहीं है। तो आप मुझे बताएं कितना हो जाएगा, 3ab इक्वल्स टू बेटा 64 हो जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64/3 आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ए बी क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो काम है बी डी निकालने का। बेटा एक बात बताइए, अगर आपको पूरी ए बी की लेंथ पता चल गई, ये पूरी वैल्यू अगर आपको पता चल गई, उसमें से आपने ए डी वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो क्या बी डी नहीं मिल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो हमारे पास ए बी है, यानी हम बी डी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं सर, ए बी में से ए डी को माइनस कर सकते। ए बी कितना निकला था, अभी निकाला हमने 64/3। बी डी कितना है सर, बी डी की वैल्यू आपको ऑलरेडी निकालनी है। ए डी कितना है सर, ए डी की वैल्यू आपको दी गई है 3, तो 64 - 9/3, यानी कि बच्चे 55/3। 55/3 का मतलब क्या होगा, 18 होल 1/3 सेंटीमीटर, या 18.33 सेंटीमीटर भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, थोड़ा एनर्जी की कमी तो नहीं लग रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत तबीयत का इशू है तो शायद थोड़ी एनर्जी का आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा, बट सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। और आपके एग्जाम आ चुके हैं तो आप रेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आपको कुछ देना है, आपको वो वर्क देना है, तो मुझे भी वर्क करना पड़ेगा, ताकि आप, जब तक मैं खुद नहीं करूंगा तब तक मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकता हूँ, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने, पीछे वाला जो है वो भी करवाऊंगा। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, अच्छा इसमें कैलकुलेट क्या है वो मिस कर गया है, मैं नोट कर देता हूँ। कैलकुलेट एफ, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले बेटा आपको ई एफ वाला डिस्टेंस निकालना है, और इसके बाद बेटा आपको ए सी निकालना है। तो पहले हम ई एफ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर हमें ई एफ निकालना है तो सर इससे रिलेटेड हमें कोई ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इससे रिलेटेड ट्रायंगल तो बेटा यही मिलेगा ना, और इनका सिमिलर दिखाने वाला कोई ट्रायंगल ये हमें आसानी से दिख रहा है। तो हमने सर क्या चूज कर लिया, हमने दो ट्रायंगल चूज किया, कौन कौन से, हमने एक ट्रायंगल लिया बच्चे ई एफ जी, और दूसरा ट्रायंगल लिया बेटा हमने लिया सी डी जी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल रहा है, ये वाला इसके बराबर, यानी एंगल ई जी एफ या एफ जी ई लिख लीजिए, किसके बराबर है, एंगल सी जी डी के। क्या रीजन है बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि बेटा ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। एंगल एफ ई, आप पूरा नाम लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिख के आइएगा, इक्वल्स टू एंगल डी सी जी या जी सी डी। कौन सा एंगल है बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दो एंगल्स मिल गए तो हमें तीसरा खोजने की जरूरत नहीं है,
यानी कि हम इन दोनों को सिमिलर लिख सकते हैं। कौन से ट्रायंगल को? सबसे पहले हमने लिया हुआ था ई एफ जी। इसको किसके सिमिलर लिखेंगे? मैंने कहा पहला वाला एज इट इज लिख लिया करिए, दूसरे वाले में दिमाग लगाया करिए कि सर अगर ई एफ जी लिया हुआ था तो दूसरा ट्रायंगल क्या ले सकते हैं? ई के बराबर कौन सा एंगल चल रहा था बेटा? सी चल रहा था। एफ के बराबर कौन सा एंगल चलेगा? डी चलेगा। बचा क्या फिर जी? क्राइटेरिया सर डबल है। कोई दिक्कत? जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो हम साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। कौन से साइड का रेशियो लेंगे बेटा? ई एफ तो चाहिए। ई एफ लिखने में आपको एक बार भी नहीं सोचना है। यहां से ई एफ लिखेंगे तो यहां से सी डी लेना पड़ेगा पहले दो। फिर आपके पास क्या है? आपके पास ई जी है। अगर पहले से सर आप ई जी लेंगे तो दूसरे से आपको डी जी लेना पड़ेगा। अब बताइए ई एफ की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालनी है सर। सी डी की वैल्यू फिगर में देखिए बच्चे, सी डी की वैल्यू ये वाली 18 सेंटीमीटर। ई जी की वैल्यू बेटा ये लिखी हुई है 5 सेंटीमीटर। और डी जी, डी से जी तक की डिस्टेंस ये भी नहीं दिया गया है सर। हमारे लिए यहीं पे प्रॉब्लम आएगी। तो या तो फिर आप ई जी के साथ, अच्छा एक सेकंड सॉरी, ई जी के साथ बेटा यहाँ पे सी जी लेना था आपको। यहाँ पे एक गलती हुई है, जी के साथ आपको सी जी, क्योंकि ई फर्स्ट और थर्ड है, सी जी फर्स्ट और थर्ड है। यहाँ से सी जी की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाला 5 से 2 टाइम गया, 2 से ये 9 टाइम गया। तो प्यारे बच्चे ई एफ की वैल्यू क्या आ गई? 9 सेंटीमीटर। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को? बेटा ये बात समझ में आ रही है? ई एफ की वैल्यू कितनी आई? 9 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर चल रहा है? और अच्छा, अब दूसरे पार्ट पे हम आ जाते हैं कि सर एसी कैसे निकालेंगे। आइए एसी निकालना सीखते हैं। मेरे पास ई एफ मिल चुका, ई जी मिल चुका है, ई एफ मिल चुका है, जी सी मिल चुका है। तो अगर मैं ए ई निकाल लेता तो मुझे ए सी मिल जाता। तो मेरा सारा कंसंट्रेशन जो होगा बेटा वो ए ई पर होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर एक छोटा वाला ट्रायंगल आप पकड़ लो और एक बड़ा वाला ट्रायंगल आप पकड़ लो, कौन सा? इधर बता रहा हूं, ये कलर तो विजिबल होगा नहीं, बहुत हल्का होगा। ले लिया जाए ये। मैं दो ट्रायंगल आपके सामने लिख रहा हूं बच्चे। इन ट्रायंगल ए सी बी, बेटा ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। ए सी बी एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है बेटा? ये वाला छोटा वाला, छुटकवा ट्रायंगल लेना, यानी ई एफ सी या सी ई एफ। पहचानते कैसे हैं? जो साइड्स हमें निकालनी हो उनसे रिलेटेड ट्रायंगल चाहिए। और दूसरा ट्रायंगल हम कैसे चूज करेंगे? कि जो हमें साइड्स दी गई हों इन्हीं से रिलेटेड, यानी दो चीज़ों पे फोकस रखना होता है कि कौन सी साइड निकालनी है और क्या साइड्स हमें दी गई हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स चूज करते हैं। ठीक है बेटा, अगर सी ई एफ और ए सी बी के बारे में हम देखें तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो जाएंगे? एक ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, और इसका एक सिंपल सा रीज़न है, ये दोनों कॉमन है। फिर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब ये एंगल भी इसके बराबर हो जाए। ठीक है बेटा, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल एफ ई सी। अब इसमें रीजन क्या है बच्चे? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। नहीं, यहां ऑल्टरनेट एंगल मत लगाइएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए तो दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर हो गए। कौन सा? ए सी बी एज इट इज लिखा। दूसरा ट्रायंगल सर ऑर्डर ध्यान देके लिखना है। ए था, इधर ई लेना पड़ेगा। सी लिया हुआ है तो सी तो कॉमन है दोनों में, तो वही लेना पड़ेगा। और इधर बी लिया, इधर एफ लेना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? हमें ए सी से रिलेटेड चीजें देखनी है। ए सी इधर से लेंगे, इधर से बेटा सी लेना पड़ेगा। और क्या दिया गया है हमें? ए बी, बिल्कुल ए बी दिया है। इधर से ए बी लेंगे तो बेटा इधर से क्या लेना पड़ेगा? क्या आपको ई सी की वैल्यू पता है? ई सी
ये 5 है, 10 है, तो कितना हो गया बच्चे 15, दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी पता है सर, दिया गया है 15। ईएफ की बात कर लेते हैं सर, ईएफ तो अभी जस्ट हमने निकाला 9 आया था। तो बेटा आप यहां से बताएंगे कि एसी की वैल्यू कितनी आएगी। मान लो इस 3 से मैं 9 को काट दूं, इस 3 से 5 टाइम्स, फिर इस 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, एसी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 25 सेंटीमीटर। अगर एसी की वैल्यू हमें मिल गई है सर तो हमारे लिए काम आसान हो गया, क्योंकि हमें ई और सी की वैल्यू पता थी। तो अगर मुझे ए ई निकालना है बेटा आप बताएंगे, अगर मैं ए सी में से ये ई सी वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे ए ई मिल जाएगा। ठीक है, ये तो ए सी निकालना था, वो हमारा निकल चुका है 25 सेंटीमीटर। मैं इन केस बता रहा हूं कि अगर आपसे ए ई निकालने को दे दिया जाता तो आप क्या कर लेते हैं, आराम से इसको माइनस भी करके बता देते हैं, 25 माइनस 15, तो ये 10 सेंटीमीटर। यानी कभी कभी आपसे ए ई पूछ लेगा, कभी कभी डायरेक्ट ए सी ही पूछ लेगा, तो जो भी पूछेगा आप उसको प्रॉपरली निकाल के बता सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और है बेटा आपके सामने, जल्दी से इसको ट्राई करिए, तब तक पानी पी लूं मैं। चलिए देखिए बेटा, इसमें डीपीआर और सीबीआर दो स्ट्रेट लाइंस हैं। प्रूफ करना है कि डीपी इंटू सी आर, डीपी कहाँ है, डीपी कहाँ है, डीपी ये रहा, सी आर कहाँ है, सी आर ये रहा। डीसी चाहिए, डीसी कहाँ मिल जाएगा, सी इधर मिल जाएगा। और पी आर कहाँ मिल जाएगा बच्चे, मिल जाएगा। एक ट्रायंगल तो लगभग आपका क्लियर हो गया बेटा, ये वाला आपको लेना ही पड़ेगा। अब आपको दिख रहा है कि सर अगर ये बगल वाला इसके हम ट्रायंगल ले लें तो हमारा काम तो आसान हो जाएगा। चलो ले लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे दी गई है, एक काम आपका आसान कर दिया गया कि इसको रोम्बस बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, रोम्बस। रोम्बस का मतलब जिसकी चारों साइड्स बराबर हो बेटा। ठीक है, तो अब मैं दो ट्रायंगल्स अगर चूज करूं कि सर ट्रायंगल ए डी पी और दूसरा ट्रायंगल सर सी पी आर ले लें, तो आप मुझे बताएंगे इन दोनों ट्रायंगल में एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आएगा बेटा। कौन सा एंगल, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल, यहां पे पी है, ध्यान रखिएगा ये पी था यहां पे। दूसरा एंगल कौन सा ले रहे हैं बच्चे हम, अगर ए पी डी ले लिया इधर से सी पी आर ले लीजिए। इनमें रीजन क्या लिखेंगे सर, वर्टिकली ऑपोजिट है, एक दूसरे के एकदम विपरीत। ठीक है, अगर ए पी डी सी पी आर के बराबर हो गया मतलब ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट साइड हैं, एंगल तो इक्वल ही है। और एक एंगल क्या ले सकते हैं बेटा, क्या ये पैरेलल साइड्स हैं, हाँ रोम्बस में पैरेलल साइड्स भी होती हैं, तो अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्राइटेरिया कौन सी लगेगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यानी कि सर हम ये बोल सकते हैं कि एंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल आर सी पी। क्राइटेरिया बेटा अल्टरनेट ओ शिट इंटीरियर एंगल्स, ये क्राइटेरिया। जैसे ही दोनों हमें मिला तो हम ये आराम से लिख देंगे कि ट्रायंगल ए डी पी इज सिमिलर टू दूसरा ट्रायंगल। ऑर्डर ध्यान रखिए, यहां से ए लेना है तो यहां से सी लेंगे आप, यहां से अगर आपने डी लिया हुआ है तो यहां से आर लेना पड़ेगा आपको, फिर पी तो दोनों में आ ही रहा था, तो ये हो गया पाई बेटा, पाई डबल ए। ठीक है, अब हमें जो साइड चाहिए, हमें डीपी से मतलब है, हम यहाँ से डीपी ले लेंगे। अच्छा उससे पहले एडी नहीं, एडी का कोई काम नहीं,
तो डीपी से मतलब है तो बेटा इधर से डीपी लिया, उधर से क्या लेना पड़ेगा, आरपी। और किस चीज से मतलब है हमें, सीआर से मतलब है सर, सीआर तो इधर हुआ तो मतलब एडी लेना पड़ेगा। ठीक सर, एक प्रॉब्लम है, हमारा सब कुछ सही आ रहा है, हमें जो जो साइड चाहिए थी सीआर चाहिए थी, लेकिन इसमें एडी ले लिया है हमने, और यहाँ पर एडी का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ पर इन्होंने डीसी लिया है। एक बात बताएंगे बेटा, मैंने कहा रोम्बस है ना, रोम्बस होने का मतलब ए बी के बराबर बी सी के बराबर सी डी और सी डी के बराबर, मतलब मैं इस एडी को रिप्लेस कर सकता था और मुझे क्या चाहिए था, सी डी चाहिए था, तो मैं आराम से यहाँ पर ले आके रख सकता था। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता था कि सर dp अपॉन पी आर या आर पी इक्वल्स टू एडी की जगह क्या लिख दूं बच्चे, सी डी लिख दूं या डीसी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में सी आर। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, dp इंटू सी आर इक्वल्स टू सी डी लिख लो इंटू आर पी या पी आर लिख लो। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या यही चीज आपको प्रूव करनी थी, डीपी है बिल्कुल, सीआर है, फिर सीडी है, फिर आरपी है, वही चीज तो प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा, कॉन्सेप्ट देखा, तो हमें आसानी से समझ में आ गया कि क्या करना है और इजीली हम इसको प्रूव कर ले गए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बहुत हल्का तो नहीं दिख रहा है ये कलर, चलिए नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट क्वेश्चन से अलग कलर यूज कर लिया जाएगा। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अब आपको सिखाता हूं, उसके बाद मैं ले चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट जो भी मैं आपको सिखाने चल रहा हूं, ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। हल्का तो नहीं आ रहा है, काफी हल्का आ रहा है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं इसे। यानी बेटा इसको शॉर्ट में बोला जाता है बीपीटी, ठीक है। इसको सीबीएसई वाले बच्चे एक और नाम से पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स नहीं, थेल्स थ्योरम नाम है भाई, इज्जत के साथ लीजिए। तो थेल्स थ्योरम के बारे में अगर हम कॉन्सेप्ट समझें, क्या दिया होता है, थेल्स थ्योरम होता क्या है, तो बेटा ये सिंपल सा एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बना होता है। ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल। हमारे पास यहां पर एक ट्रायंगल मिल गया, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी और सी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है बेटा कि अगर किसी भी साइड के पैरेलल आपने कोई लाइन ड्रॉ की, मान लो मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको मैंने नाम दिया डीई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक साइड के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की तो वो बाकी बची दोनों पैरेलल साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया डीई, तो ये कहता है कि अगर सर बीसी जो है वो डीई के पैरेलल हो गया, अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर बीपीटी हो जाएगा। मतलब एडी अपॉन बीडी किसके बराबर हुआ सर, एई अपॉन सीई के बराबर। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन आपने बना दी तो बची दोनों साइड यानी ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, बात खत्म। ये दूसरे ट्रायंगल में मान लो, जरूरी नहीं ऐसे बन जाए, नहीं, सिंपल सा बता रहा हूं। मान लो आपने इसके पैरेलल बना दिया बेटा पी क्यू आर,
कॉन्सेप्ट को समझते वक्त आप बिल्कुल हड़बड़ाहट में मत आइएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। सर अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए ये पैरेलल है, अब क्या होगा, अगर ये पैरेलल है बेटा तो मैंने कहा बची हुई दोनों साइड्स यानी क्यू आर और पी क्यू, पी क्यू है तो मतलब क्यू ई अपॉन पी ई किसके बराबर हुआ, क्यू डी अपॉन डी आर के। बस यही कहता है बीपीटी, इतना सिंपल सा, इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात, अगर ये चीज रेशियो इक्वल है तो ये साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। बात समझे, अगर ये इक्वल दिया गया होता तो मैं बोल देता कि डीई इज पैरेलल टू पी आर, यही है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उसी की तो उल्टी बात हो गई। कोई डाउट तो नहीं, बीपीटी समझ में आ गया बेटा क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। प्रूविंग की भी कोई जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में इसका कोई प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब बीपीटी प्रूव करने को नहीं आता और वन शॉट में उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि प्रूविंग वगैरह करें। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वही हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई, इन पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे देख लिया जाए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, फिगर में पी क्यू पैरेलल बीसी दिया गया है। जैसे ही आपको पैरेलल मिला आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर बीपीटी कुछ लग सकता था यहां पर, ठीक है। बीपीटी लगेगा तो कैसे, देखिए एपी 3 सेंटीमीटर दिया है, कह रहा है, और सर पीबी 1.5 दिया गया है। क्या हो गया, पीबी की वैल्यू 1.5 दी गई है, पीसी की वैल्यू बेटा 6 दी गई है। ये नीचे वाला आप ध्यान से देखो, कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको ए क्यू और क्यूसी का रेशियो पूछा है। तुम्हारे पास एक क्राइटेरिया है कि सर हम ये बोल सकते हैं कि सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू बेटा बी सी, so according to BPT, not Wikipedia, अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो एपी का रेशियो बीपी के साथ चलेगा वही रेशियो ए क्यू का होगा सी क्यू के साथ, ठीक है। अब एपी क्या दिया गया है 3, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि ए क्यू और क्यूसी का रेशियो, अच्छा वही तो पूछा गया तो आराम से निकल जाएगा। ये 1.5 ए क्यू सी क्यू लिखो या क्यू सी लिखो, बात वही है। अब आप मुझे बताएंगे जल्दी से 1.5 का डबल होता है 3, तो मैं इसको 2:1 लिख दूं, बात वही है बेटा। ये पहला आंसर आपका, ए क्यू और क्यू सी का रेशियो पूछा था 2:1, सिंपल कॉन्सेप्ट था बीपीटी का, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब हमसे पूछा गया सर पी क्यू बताइए, तो पी क्यू कैसे निकलेगा बेटा, बीपीटी पी क्यू निकालने के लिए कोई तरीका नहीं देता है, तो क्या करें, पिछला पढ़ा हुआ है ना आपने सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, उसको यूज कर लीजिए। सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को बोलूं कि ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने क्यों सिमिलर लिखा बेटा कि इन दोनों को आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो आप इनको आराम से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं डबल ए क्राइटेरिया से। तो उनकी सिमिलरिटी प्रूफ करने में नहीं जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, आप समझ गए, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में।
तो अगर ये सिमिलर है तो मुझे क्या मिल जाएगा कि सर अगर इधर से AP ले लें तो उधर से AB मिल जाएगा। और कौन सी साइड चाहिए आपको? PQ। तो अगर इधर से PQ लें उधर से BC मिलेगा। सर AP की वैल्यू तो हमारे पास है 3, AB की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है भैया? अगर ये 3 है तो ये तो 1.5 था ना। अगर ये 3 है तो ये बेटा 1.5 था ना। तो मुझे बताओ ये पूरा कितना हुआ? 3 + 1.5 4.5। हाँ, अगर आप x लेके भी करोगे तो रेशियो तो कट ही जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना सोचिएगा मत आप। PQ की वैल्यू वही निकालनी है, BC की वैल्यू भी दी गई है आपको 6। तो देखो बेटा 3 से काटोगे तो 1.5 टाइम पे जाएगा और 1.5 से ये 4 टाइम पे जाएगा। तो PQ के इक्वल्स में सीधा सीधा हमें 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। काम खत्म, आराम से क्वेश्चन निकल गया। बड़े इजीली ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। आया समझ में? बीपीटी का एक क्वेश्चन बीपीटी का, हाँ ठीक है, चलिए ये भी बीपीटी पे बेस्ड लगभग क्वेश्चन आप कह सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट बीपीटी पे बेस्ड ही नहीं है। अच्छा, उससे पहले मैं एक दो चीजें और आपको क्लियर करा दूं, फिर आप क्वेश्चंस पे आइएगा। बेटा देखिए, 2 थ्योरम आपको और समझने हैं। हालांकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो आप समझ ही गए हैं, तो आप एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ लीजिए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? जल्दी जल्दी से रिकॉल करते चलिए कि अगर किसी भी एक साइड से, किसी भी एक वर्टेक्स से, बेसिकली किसी भी एक वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करो जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो मीडियन होती है। यही होता है ना? क्या वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी होगा? क्या वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मीडियन हमेशा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनेगा? सोचिएगा बेटा, थोड़ा सा ऐसी चीजें सोचते रहा करिए। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आप दिमाग में निकाल देते हैं। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये सामने वाली साइड को बेचा जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, नाम दे देता हूं कुछ मैं, पी मान, ये सामने वाली साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वही रेशियो इनके बगल बगल वाली साइड का भी होता है। क्या होता है? वही रेशियो हमेशा बच्चे इनकी बगल बगल वाली साइड्स का भी होता है। यानी कि अगर AP और PC का रेशियो हम लें, क्योंकि इस BP ने क्या किया, AP और PC को डिवाइड कर दिया, तो इनका रेशियो क्या मिला बेटा? AB और BC के बराबर। AB और BC के बराबर। फिर से समझाता हूं, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, माने AP और PC को, वही साइड उनकी बगल बगल वाली, वही रेशियो उनकी बगल बगल वाली साइड्स का होता है। मतलब AP इधर वाली साइड, PC इधर वाली साइड, ऐसे चलता है। और फिगर बनाता हूं, आपको क्लियर हो जाए एकदम, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने कहा PM जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, PM जो है वो एंगल P का बाइसेक्टर है। अगर PM बेटा एंगल P का बाइसेक्टर हुआ, इसका मतलब जो QM से MR का रेशियो होगा, QM के बगल कौन सी है? PQ। MR के बगल कौन सी है? PR। यही रेशियो चलेगा। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? छोटे छोटे से 2-4 पॉइंट नोट करिएगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट बेटा, जब 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हो तो उनकी जो एरिया का रेशियो होता है, यहां पे ये सारे क्राइटेरिया तभी एप्लीकेबल है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर, देन पहला पॉइंट, एरिया ऑफ
लिखने की जरूरत है नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा कभी भी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी एरिया का रेशियो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। कहने का मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के बराबर लिख लो, चाहे तो ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के बराबर लिख लो, चाहे तो बेटा आप इसको बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के बराबर लिख लो। ठीक है, मैं दो ट्रायंगल बना देता हूं यहां पर। ये रहने देते हैं, दूसरा टाइप का ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल ये रहा बेटा आपके सामने, इसमें अगर नाम दे दें ए बी, यहां पर बच्चे आपका एक बन जाएगा मीडियन, इसको मान लो मैंने नाम दिया। अब क्योंकि अगर ये इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा बेटा तो यही एल्टीट्यूड का भी काम करेगा। अदर केसेस में ये आपका ट्रायंगल जो होगा वो मीडियन है तो इक्विलैटरल, सॉरी, अगर इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उस केस में आपका मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है। बाकी केसेस में मीडियन और एल्टीट्यूड अलग अलग बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसमें मुझे अगर परपेंडिकुलर बनाना हुआ बच्चे कुछ ऐसे बनेगा, मीडियन बनाना हुआ बेटा कुछ ऐसे बनेगा। ए, अच्छा थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूं, इसमें भी कंफ्यूजन आपको दिख जाएगी। एक मिनट एकदम अलग टाइप से बना देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाइए, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। परपेंडिकुलर यहां पर ऐसा बनेगा, मीडियन यहां पर ऐसा बनेगा। अब तो क्लियर है? ठीक है, ऊपर वाले को भी हटा दिया जाए। ये इक्विलेटरल का केस केवल बता रहा था। अब नीचे वाले ट्रायंगल पे आप बेटा पूरा फोकस करिएगा कि सर अगर नीचे वाले ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर है ए पी, यानी ये अल्टीट्यूड बना हुआ है, मीडियन है ए एम, ये दोनों इक्वल साइड्स में डिवाइड कर देगा, दोनों इक्वल रेशियो में, बी एम इज टू एम सी। ठीक है, तो अगर एक ट्रायंगल आपने ये बनाया, दूसरा मैं छोटा सा ट्रायंगल आपके सामने बना रहा हूं, ये ट्रायंगल है बेटा डी, ये ई है, ये एफ है। यहां पर भी मैंने मान लो दो, एक एल्टीट्यूड बना दिया और एक मीडियन बना दिया। इनका नाम क्या क्या दे दें? ये दे दिया, एल दे दिया। मैंने साफ साफ लिखा है कि ए बी सी ट्रायंगल अगर पी क्यू आर के सिमिलर था यहां पर, तो इस केस में आप बेटा कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर हुआ? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना सिमिलर? तो यहां पर साइड्स का रेशियो कैसे मिलता? ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर किसके बराबर चलता, किसके रेशियो लेके चलता? डी एफ स्क्वायर का। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको। अच्छा दूसरा चीज क्या होता है बेटा, एरिया का तो कॉन्सेप्ट
एक हो गया कि साइड्स का स्क्वायर, दूसरा एरिया का जो रेशियो होगा वो हमेशा बच्चे एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी अगर एपी और यहां पे डी के स्क्वायर, अब मैं इन दोनों फिगर में कंसीडर करके आपको बता रहा हूं, यहां पे दूसरा पॉइंट एपी स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, एम का स्क्वायर अपॉन डीएल का स्क्वायर। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो, इनके मीडियन का स्क्वायर का रेशियो, इनके साइड्स के स्क्वायर का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? एरिया के रेशियो के बराबर। तीसरी चीज सर, अगर पेरीमीटर पूछ ले, पेरीमीटर पूछ ले, मान लीजिए भैया पेरीमीटर का रेशियो बताइए, तो बेटा पेरीमीटर के रेशियो में हमेशा आपको साइड्स का रेशियो केवल देना होता है। ट्रायंगल एक चीज की गलती हुई, यहां पे हम डी ई एफ लेके चल रहे थे ना, ए बी के साथ क्या चलेगा बेटा? डीई। ए सी के साथ क्या चलेगा? डी एफ। और बी सी के साथ क्या चलेगा? ई एफ। मतलब पेरीमीटर का रेशियो पूछेगा तो साइड्स का रेशियो निकाल देंगे। चौथा, और कुछ तो बचा नहीं है। क्या क्या चीजें हमने सीखी कि कभी अगर एरिया का रेशियो पूछे दो सिमिलर ट्रायंगल्स में, उनकी जो एरिया का रेशियो आएगा बेटा वो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। या फिर जो उनके एरिया का रेशियो आएगा किसके बराबर है? हमेशा उनके एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, उनके मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। और अगर पेरीमीटर पूछ ले तो पेरीमीटर बच्चे हमेशा साइड्स के स्क्वायर साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। पेरीमीटर में साइड्स का रेशियो, एरिया में साइड्स के स्क्वायर का रेशियो, या मीडियन और एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर का रेशियो। बात क्लियर हुई? तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे जिनको अपने दिमाग में रखे रहिएगा, क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा। कहां तक कर लिया था हम लोगों ने? ये क्वेश्चन है आपके पास इसी एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसी कॉन्सेप्ट पर है बेटा। जल्दी से आप करेंगे। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, एबीसी 90 डिग्री दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको खुद से बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। यहां पर ट्रायंगल बना बनाया नहीं मिलेगा आपको। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहां पे ट्रायंगल बनाया। कैसे बनाएंगे बेटा? यहां पे बोला गया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए बी सी जिसमें 90 है, यानी बेटा बी पर 90 आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए बी। फिर क्या बोला गया है? डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड डी ई। डी क्या है? अच्छा, डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी। डी जो है एक पॉइंट है, कहां पर बेटा? ए बी पर। इसी ए बी वाली लाइन पर कोई एक पॉइंट होगा डी। डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। डी से ई अगर हम बनाएंगे बेटा तो वो ए सी पर परपेंडिकुलर बनाएगा। कुछ ऐसा बना लो, डी इस पर है एक पॉइंट, ई इस पर, डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि प्रूव दैट ए डी ई इज सिमिलर टू ए सी बी। इस ए डी ई ऊपर वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल ए सी बी के सिमिलर प्रूफ करना है। अब ये तो हर बच्चे को पता है कैसे प्रूफ करना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा। आइए देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो दो ट्रायंगल्स लेने होते हैं उनको लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए सी।
मैं पूरा स्टेप आपको इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कैसे करना है। आप हर क्वेश्चन में प्रॉपर स्टेप लिख के आएंगे, अदरवाइज आपकी स्टेप मार्किंग नहीं मिल पाएगी आपको और आपके नंबर कट जाएंगे। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप आता हुआ क्वेश्चन हल्के में कर देते हैं इसलिए नंबर कट जाता है। तो देखिए बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। इसमें एक एंगल दोनों में 90-90 का है। कौन सा एंगल? एंगल ई और एंगल बी। आप पूरा पूरा नाम लिख दीजिएगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, कंफ्यूजन नहीं रह जाती है। और एक एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है। रीजन भी साथ में देना है आपको। और यहां पर दोनों 90 डिग्री थे, ठीक है। अब जैसे ये आपने लिखा बेटा, तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी ए डी ई किसके सिमिलर हो गया? एक बार चेक कर लीजिएगा ऑर्डर सही है कि नहीं। ए डी ई, इधर से ए लिया तो इधर से भी ए लेना पड़ेगा, और डी लिया है तो सी लेना पड़ेगा। तो ऑर्डर स्पेसिफिक दिया था, हालांकि जब प्रूविंग में दिया होगा तो कोई ज़रूरत ऐसी होती नहीं है, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर ऑर्डर दिया है कि नहीं। वाई डबल ए। दूसरी चीज आपसे बोला गया है कि अब आपको ए सी दिया है, बी सी दिया है। ध्यान से देखिए बेटा, ए सी की वैल्यू कितना दिया है? 13। ये पूरा बड़ा वाला साइड 13 दिया है। आपको बी सी की वैल्यू 5 दिया है, मतलब नीचे 5 दे दिया है, ठीक है। आपको दिया गया है ए ई की वैल्यू 4, ये ऊपर 4। डी और एडी निकालना है, आपको निकालना है डीई और आपको निकालना है एडी। जैसे यहाँ पे आपने सिमिलर प्रूफ किया, आप यहाँ पे रेशियोज लिख लीजिए, AD अपॉन AC, AE अपॉन AB, DE अपॉन CB, ये रेशियोज लिख लीजिए। अब बच्चे आपके पास अगर देखिए तो AE और AB, अच्छा एक चीज आपके दिमाग में आएगा और इजी है, आप उसको निकाल लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशंस अपनी आगे की कीजिए। बेटा अगर ये AC अगर आप देखो, AC की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो 13 है और BC 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे बेटा तो आपको AB मिल जाएगा 12। 13 का स्क्वायर 169, उसमें से 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा बेटा? 144। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये AB स्क्वायर की वैल्यू थी। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आराम से आपने निकाल लिया। आप एक प्रॉपर ऑर्डर में ही सब कुछ लिखिएगा। अब जो भी हमसे पूछा जाएगा हम उसको रेशियोज पे रखेंगे और निकलता चलेगा। सबसे पहले हमसे पूछा गया सर DE निकालिए। DE मतलब ये रहा, ठीक है। अब इसमें से देखिए क्या कोई साइड का पूरा पूरा रेशियो दिया गया है आपको? क्या कोई साइड पूरी पूरी पता है? AD नहीं पता, AC देखिए इसको x मान लीजिए, ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। AE पता है, बिल्कुल AB पता है, अब पता चल गया। तो अगर मैं यहां से बेटा लूं AE, यहां से ले लूंगा AB, लास्ट के दो इक्वल्स टू DE अपॉन CB। AE की वैल्यू बेटा 4 दी गई है, AB की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 12। DE की वैल्यू अगर देखा जाए DE नहीं पता, वही निकालना है। CB 5 दिया, 5 से ना 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 5 से नहीं कटेगा, तो 5 4 जा 20 अपॉन 12। किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? DE की। 20 अपॉन 12 का मतलब क्या हुआ? 5 अपॉन 3। ये बेटा DE की वैल्यू आ गई। आप इस पे भी छोड़ सकते हो, आप इसको फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो कि 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.6 करके समथिंग आएगा, ठीक है। 66 या 67 ऐसे करके आ जाएगा। तो आप 2 डेसिमल प्लेस तक जरूर निकाल लिया करिए। अब आपको DE की वैल्यू निकल गई। आपसे और क्या पूछा गया है? AD की वैल्यू पूछा गया बेटा। AD की वैल्यू यानी x पूछा गया है। AD कहां से मिल जाएगा? पहले वाले से देखिए, AD अपॉन AC 13 दिया गया है। AE की वैल्यू 4 है और AB निकाल ही चुके हो, ठीक है। AE की वैल्यू 4 है और AB की वैल्यू 12 है, तो 4 से 3 टाइम्स। और बेटा AD की वैल्यू यहां से पूछे तो 13 अपॉन 3 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो
4 होल 1/3 या 4.33 सेंटीमीटर पे लिखा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या चीजें निकालनी है, किस तरीके से इनको हम निकाल सकते हैं। अब लास्ट में तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा आपके सामने वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। चलो इसको ऊपर में करा दे रहा हूं, ब्लैक से नहीं कराते हैं बेटा। एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल का छोटे वाले ट्रायंगल से तो रेशियो निकाल सकते हैं, एडीई था। सर एडीई का रेशियो तो हम एबीसी से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमसे क्वाड्रिलेटरल बीसीईडी पूछा गया है, बीसीईडी। एक बात बताइए बेटा, अगर मैं पूरे छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया मुझे पता चल जाए, बड़े वाले का पता चल जाए, बड़े वाले से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं बचेगा? बचेगा। तो हम ये बड़ा छोटा ट्रायंगल का एरिया निकालना तो सीख गए ना, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर थे ना भैया। अगर सिमिलर थे तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होता है, अभी क्या पढ़ा आपने, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां से ए ई लिखूंगा बच्चे, तो यहां से क्या लिखूंगा, ए बी। ए ई की वैल्यू क्या है बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16। ए बी की वैल्यू क्या है बेटा 12, 12 का स्क्वायर 144, 16 से 9 टाइम्स, यानी रेशियो क्या आया 1:9 का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल विजिबल तो है ना प्रॉपर, अच्छा कट रहा है। भी नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इधर भी थोड़ा नीचे कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। बाकी चीजें तो विजिबल है ना प्रॉपर। मैं इसको नीचे कर देता हूं बेटा, परेशान नहीं हुई। यहां पे मैंने लिखा कि एई का जो रेशियो चलेगा, एई का स्क्वायर वही रेशियो चलेगा बेटा एसी स्क्वायर के बराबर। एई की वैल्यू आपको 4 दी थी, 4 का स्क्वायर 16 होगा। एसी की वैल्यू एसी की वैल्यू 12 थी, 12 का स्क्वायर अगर आप करेंगे एई के साथ एसी चल रहा है, एई के साथ तो ए भी चलेगा ना। ट्रायंगल्स एसीबी थे, गलत नाम लिखा गया है। अब ठीक है, एडीई के सिमिलर एसीबी था, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने लिखा, इनका रेशियो निकाला, तो यहां से मुझे एई मिला, तो यहां से ए बी मिलेगा, यानी एई का स्क्वायर किसके रेशियो के साथ चलेगा, ए बी के स्क्वायर के साथ। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं सर, तो हमने अभी पढ़ा कि उनके साइड्स का स्क्वायर का रेशियो जो होता है वो इक्वल चलता है। तो एरिया का रेशियो किसके बराबर हुआ, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। यहां से ए लिया था तो यहां से ए बी लेना पड़ा। ए की वैल्यू 4 थी, उसका स्क्वायर 16, ए बी की वैल्यू 12 थी, उसका स्क्वायर 144। इनको अगर सिंप्लीफाई किए तो 1/9 आया। लेकिन सर हमें तो चाहिए था, हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई के साथ क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए था। किसका एरिया चाहिए था,
क्वाड्रिलेटरल BCED का। अब मैंने आपसे कहा कि पूरा 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 एरिया कितना है, ऊपर वाला तो 1 लिख दिया, पूरा पूरा एरिया कितना है 9, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है बेटा 1, तो उसको माइनस कर दो तो क्या आया 1/8, यानी 1:8 का रेशियो मिला। ये आपका फाइनल आंसर। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैंने क्या कहा, पहला पार्ट तो बड़े आसानी से आपने कर लिया, दूसरे पार्ट में भी केवल वैल्यू निकालनी थी तो रेशियो पे रख के निकाल लिया, तीसरे में एरिया का रेशियो निकालना था, डायरेक्ट एरिया का रेशियो पूछता साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर रख देते, लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी की, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ लिया, तो हमें साइड्स का रेशियो तो निकालना आता ही था, मतलब था ही हमारे पास, तो हम ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकाल लिए, छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल का। अब बड़े वाले ट्राइंगल से छोटा वाला माइनस कर दिया तो मुझे ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आराम से, क्लियर हुई बात? तो इस टाइप से एरिया के क्वेश्चन बेटा बनते हैं। चलिए अब हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं मैप्स एंड मॉडल्स। मैप्स एंड मॉडल्स। सिमिलैरिटी में सबसे पहला पार्ट जो, अगर आप कोई ML अग्रवाल की बुक फॉलो कर रहे हैं, सेलिना या कंसाइज की बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो बेटा पार्ट वाइज अगर आप चलेंगे तो लगभग 3 पार्ट में चैप्टर कवर किया जाता है। 3 पार्ट में कहने का मतलब एक सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक BPT पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो बन जाता है वो आपका मैप्स एंड मॉडल्स पे बेस्ड बनता है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ अलग अलग ही बनते हैं, कंबाइन करके बनते हैं, बट 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अलग अलग सीखने रहते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए, अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है बेटा वो मैप्स एंड मॉडल्स का है। आइए मैप्स एंड मॉडल्स का कॉन्सेप्ट सीखते हैं और इन पर कैसे क्वेश्चन करते हैं ये आराम से हम लोग सीखते हैं। मैप्स एंड मॉडल्स का मतलब क्या हुआ और इसका एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर आता है, इसको हम सीखते कहाँ पर हैं। एक ट्रायंगल आपके सामने बना बेटा, जब कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनानी हुई आपको तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ग्राफिकल उसका आप क्या करते हैं, एक इमेज बनाते हैं, पेपर पे एक क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से हम बिल्डिंग को बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई मोनूमेंट बनाना है, कुछ भी बड़ी चीज़ें बनानी है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले वो पेपर पे बनता है, सबसे पहले उसके बारे में हम एक अनुमान लगाते हैं कैसा बनेगा, रफ रफ बनाते हैं, उसके बाद उसको हम बड़े लेवल पे बनाते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूँ कि मैप आपने देखा होगा, मैप में लिखा होता है कि स्केल फैक्टर, मैप में नीचे लिखा होता है स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर में कुछ ऐसे करके लिख दिया गया कि 1:2000, यानी एक्चुअल में जो 1 सेंटीमीटर होगा, अगर वहां पे लिखा है सेंटीमीटर, तो जो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर होगा बेटा, सॉरी जो एक्चुअल में 2000 सेंटीमीटर होगा वो मैप में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसे रेशियो लिखा है, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर आपका मैप में है तो एक्चुअल में बेटा वो 2000 सेंटीमीटर का होगा। हालांकि डिपेंड करता है वो रेशियो किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो वो आपका स्केल फैक्टर दिया गया होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। ठीक है, अब मान लो जैसे मैप्स एंड मॉडल्स में हम आए, हमें दे दिया गया, इसको हम K:1 से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लो। K:1 का मतलब स्केल फैक्टर होता है, और ये अगर आपको दिया गया है 1:10,000, तो इसका मतलब जो हमारा रेशियो आया बच्चे, जो हमारा रेशियो आएगा वो कितने का आएगा, अगर हमारे मैप पे हमारे मॉडल की वैल्यू 1 है या मैप में वैल्यू 1 है, तो एक्चुअल फिगर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। ठीक है, मैं इस फिगर को क्यों बना रहा था कि जैसे ये मान लो मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है या बड़ा सा कोई एक मोनूमेंट ट्रायंगुलर शेप में बनाना है, तो अगर ABC हमें बनाना है, हमने कहा कि जैसे ये फिगर बन रहा है इसका स्केलिंग फैक्टर 1:10,000 रखेंगे और हम बना देंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का AB बनाया तो एक्चुअल में कितने बन जाएगा, 20,000 सेंटीमीटर का बनना चाहिए AB। अगर मैंने AC 3 सेंटीमीटर का बनाया तो मुझे वहां पर 30,000 सेंटीमीटर का AC बनाना पड़ेगा। अगर मैंने BC यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का बना लिया बच्चे, तो वहां पर जो आपकी एक्चुअल फिगर बनेगा वो कितने का बनेगा, 70,000 सेंटीमीटर का। अब समझ में आया क्या मतलब है कि लेंथ, केवल L लिख देते हैं काम चल जाएगा, L ऑफ मॉडल यानी लेंथ ऑफ मॉडल।
अब ये चाहे लेंथ हो बेटा, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, अगर लेंथ ऑफ मॉडल आपको दी गई है या लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर दिया गया है तो आप मॉडल का लेंथ निकाल सकते हैं, या मॉडल का दिया गया है तो एक्चुअल का निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्चुअल फिगर का ही निकालना सिखा देता हूँ। लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर इज इक्वल्स टू के इंटू एल ऑफ मॉडल। जैसे यहां पर हम लोगों ने सीखा, मैंने कहा अगर 2 है लेंथ तो 2 से क्या किया हमने, स्केलिंग फैक्टर कितना था 10,000, यानी के की वैल्यू सर थी 10,000। ठीक है, के की वैल्यू अगर 10,000 दे दी गई तो हमारे पास क्या हुआ कि के इंटू लेंथ ऑफ मॉडल कर दिया हमने, यानी कि 10,000 इंटू क्या कर दिया बेटा, उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 20,000 हमें मिल गया लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर। बात समझ में आई कि अगर हमें मॉडल की लेंथ दी गई है, एक्चुअल फिगर की लेंथ निकालनी है तो हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। के क्या होता है, वो रेशियो दिखाता है। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि ब्रेड्थ ऑफ एक्चुअल फिगर, तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ। लेंथ ब्रेड्थ या हाइट में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, वही लेंथ ब्रेड्थ या हाइट को मॉडल से मल्टीप्लाई, मॉडल का जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगा के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जाए बेटा, एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर लेते हैं इसमें इनटू एरिया ऑफ मॉडल। ठीक, अगर वॉल्यूम पूछी जाए बेटा कभी, तो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल फिगर जो होगा वो के का क्यूब करके लेते हैं। बस ये तीनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। k/1 या 1:2 के स्केलिंग फैक्टर दिया होता है। यहां पर k क्या दे दिया गया, मान लो बेटा कि 2000:1, यानी एक्चुअल में अगर मॉडल में 1 है तो एक्चुअल में 2000 रहेगा। तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन पर ले चलता हूं आपको। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विथ स्केल फैक्टर 1:30। तुरंत बताएंगे बेटा के की वैल्यू क्या निकली, के की वैल्यू क्या मिली 30। ये 1 के साथ जो लगा होगा हमेशा के होगा। ठीक है, ठीक है, स्केल फैक्टर हमेशा आपको दिया गया होगा। अगर मॉडल का दिया गया है तो 1:2 के लिखा होगा, और अगर एक्चुअल फिगर का दिया है तो k/1 लिखा होगा। हाइट ऑफ द मॉडल दिया गया बेटा 80 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए हाइट ऑफ द मॉडल कितना है, सेंटीमीटर। एक्चुअल हाइट निकालना है। मैंने भी क्या सिखाया आपको, अगर आपको एक्चुअल हाइट या हाइट ऑफ एक्चुअल फिगर निकालनी थी तो क्या करना था बेटा, k इंटू हाइट ऑफ मॉडल करना था। यानी k की वैल्यू कितनी है हमारी 30, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, कितना आ जाएगा बेटा 2400। ठीक है, 80 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही रहेगा। यानी एक्चुअल हाइट हमारी कितनी थी 2400 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा गया एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। 27 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है बिल्डिंग का एक्चुअल वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑन द टॉप ऑफ द मॉडल। ठीक है, आपसे अब देखो क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया। यहां पर बेटा आपको क्या दे दिया गया, यहां पर आपको एक्चुअल फिगर का वॉल्यूम दे दिया गया और मॉडल फिगर का वॉल्यूम पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं सर, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसी से निकालेंगे। क्या सीखा हम लोगों ने कि वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल फिगर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, k क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। यही सीखा हम लोगों ने भी। तो हमसे वॉल्यूम ऑफ मॉडल पूछा गया है तो k क्यूब इधर आ जाएगा। एक्चुअल फिगर का वॉल्यूम कितना है 27, k क्यूब क्या होगा बेटा अपॉन में आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी थी 30, तो 30 का क्यूब कर लो, ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ये जो वैल्यू आएगी बेटा यही वॉल्यूम ऑफ मॉडल होगी। उस बात ये है कि ध्यान दीजिएगा ये 27 मीटर क्यूब दिया गया है, साइड सेंटीमीटर में है, तो अगर इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
27 है बच्चे। सेंटीमीटर में जाएंगे तो मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार मल्टीप्लाई। 3 3 3 27, 0 0 0 कट गया, 1 0 2 0, कितना बचा बेटा, 1000 इंटू 10 कितना आ गया, सॉरी 100 इंटू 10 कितना आ गया, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया हमारा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। बात समझ में आई? ये हमें मॉडल का वॉल्यूम निकालना। तो इस टाइप से आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट्स वगैरह ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कंपैरिजन किया जाता है, जब भी रेशियो निकाला जाता है बच्चे, तो कैसे निकाला जाता है, सेम यूनिट्स के बीच में रेशियो निकाला जाता है। कभी भी आप डिफरेंट यूनिट्स के बीच में रेशियो मत निकालिए, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, कंपैरिजन तो सेम टाइप में करोगे ना, एक बच्चे के मैथ्स का मार्क आप दूसरे बच्चे के हिंदी के मार्क से कंपेयर करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में होता है, सिमिलर टाइप की चीज़ों के बीच में होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने जहाँ पर आपको सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा उसको जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो मैंने छोड़ दिया था, जानबूझ के उस क्वेश्चन को छोड़ा है कि आप इसको घर से खुद से लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। ये एक होमवर्क में है, तरीका आपको बता दे रहा हूं। आप सपोज कर लेंगे इसको ए और इसको बी। अब उसके बाद एक बार इधर वाले ट्रायंगल्स लेके चलेंगे, छोटा वाला और बड़ा वाला, एक बार इधर वाले ट्रायंगल्स लेके चलेंगे, छोटा वाला और बड़ा वाला, यहां से रेशियोज निकालेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक होमवर्क में जाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना चाहिए। बाकी आपके पास जो भी बुक आप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो भी लगा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस लगाइए, ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए। कोई डाउट आता है तो आप उनको जरूर कमेंट सेक्शन में भेजिए, ताकि मैं उन डाउट्स को आंसर कर पाऊँ। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ये वन शॉट में केवल इसलिए था कि आपका चैप्टर पूरा रिकैप हो जाए। वन शॉट का मतलब बेटा ये नहीं होता कि उतने से ही एक क्लास को आपने देख लिया वन शॉट, अब आपको चैप्टर लगाने की भी जरूरत नहीं। मान लो ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता तब तो बात समझ में आती है कि आपने वन शॉट देखा, चैप्टर लगाने की जरूरत नहीं। मैथ्स बेटा हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको लगेगा हाँ सर सब अच्छे से लग रहा है, आप पता चला लेटे हुए हो देख रहे हो, अरे सब बड़ा अच्छा लग रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में जब उन्हीं क्वेश्चन को आप लगाने लगते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टेप कहाँ पे करना है। हमेशा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे आप तभी उन चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।